हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ाई की बात करते हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड एक पोयम है और उस पोयम का टाइटल है द ट्रीज। ओके, क्या नाम है पोयम का? द ट्रीज। और ये पोयम आपकी कंपोज की एड्रिन और सेसिल रिच के द्वारा। हम आज इस पोयम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में हम पोइट, पोयम और इसके बेसिक बैकग्राउंड की जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसके स्ट्रेंजार्स को टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन से लेंगे। पोयम, ये आपका वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो everything will be clear. Okay, very attentively attend and don't skip, be with me at the last. अंत तक बने रहें तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लीजिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले पोइट्री की बात करते हैं, है बच्चों? जान लेना चाहिए थोड़ा बहुत हमें पहले, उससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड जो है वो सपोर्ट करेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखो, आपके लेवल से हम बात कर रहे हैं कि पोइट ने, जिसने ये पोयम कंपोज की, उसका जन्म क्या? बोर्न 16 में 1929 में, और बाल्टीमोर मैरीलैंड, ये कहां पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीन्स आप तो शॉर्ट में जान लीजिए अमेरिका में इसका जन्म हुआ। फिर देखो डाइड, अब इसकी डेथ कब हुई भाई? 27 मार्च 2012। तो देखो ये तो सुना हुआ लग रहा होगा आपको, आपके समझ भी आया। यहां पर 1929 और 2012, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये मॉडर्न पोइट। क्या है? मॉडर्न पोइट है। ओके, शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इस कवियत्री ने लगभग 20 वॉल्यूम्स काव्य के लिखे, पोएम्स के लिखे। एंड हैज बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोइट। इस पोइट की, कवियत्री की दो बातें आपको ध्यान रखनी है, और उसमें जिसमें ये वाली बात तो बहुत ही एक इसकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मीन्स महिला पक्षकार, महिला के पक्ष में। महिला के पक्ष से मतलब है बच्चों, महिला के साथ डोमिनेंट सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो दमन होता है, उसको जो सप्रेस्ड किया जाता है, उसके राइट्स का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वैसे बिंदुओं को लेकर ये लिखती है। तो इसलिए ये क्या है, जैसे इंडो इंग्लिश पोइट्स में कमला दास भी इसी तरह की पोयम्स, इसी तरह की कवियत्री, इसी तरह के टॉपिक और इसी तरह की थीम के लिए जानी जाती है ना। रेडिकल पोइट मीन्स इस तरह के जो विषय हैं वर्तमान के, सोशल इनजस्टिस, अन्याय, सप्रेशन और अनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, भेदभाव, ऐसे बिंदुओं पर ही लिखती है ना। पोइट्री ऑफन, हम बात करें इस कवियत्री के पोइट्री की, तो अक्सर इसकी पोइट्री गिव्स अ सिंबॉलिक वॉइस। आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा बच्चों। सिंबॉलिक वॉइस मीन्स रिपीटेडली जो मॉडर्न पोइट्री है, आई जस्ट थ्रू आउट योर पोएम्स, क्लासरूम टीचिंग, थ्रू इंटरेक्शन, आपको मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि मॉडर्न जो पोइट्री है, मॉडर्न पोइट्री सिंबॉलिक है। एंड वेरी फर्स्ट वी शुड क्लियर द टर्म सिंबॉलिक। सिंबॉलिक को हमें सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए। क्या होता है सिंबॉलिक में? सिंबल मीन्स क्या होगा? नॉट डिक्शनरी मीनिंग।
उसमें डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। देन व्हाट, तो फिर क्या होगा, पोइट ने, राइटर ने जो उस वर्ड का मीनिंग रखा कंटेक्चुअल बेस पर, कंटेक्चुअल जो उसने लिखा, जो उसने पोयम जो जिस रेफरेंस में दी, वो मीनिंग बनना जाएगा। और इसके लिए ये बहुत ज्यादा जानी जाती है, सिंबल्स का प्रयोग करती है। तो पीपल और बीइंग सीकिंग फ्रीडम, और एक चीज है, चाहे तो आपके मानव हो और चाहे जीव जंतु मवेशी हो, उनके लिए वो सिंबॉलिक तरीके से फ्रीडम की बात करती है। उसमें फ्रीडम के लिए वो सिंबॉलिक बात करती है। जैसे आप देखना, टेक्सचुअल इस पोयम को जब हम डील करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि पोयम में जो लाइन्स है, वर्ड्स है, वो तो सीधा उनका अर्थ अलग हो रहा है, लेकिन उसको डीपली सिंबॉलिकली जब हम डील करेंगे तो आपको लगेगा रियली पोइट wants to say, wants to teach something special. It comes when we have known symbolic meaning, when we have gone to the depth of the writer's theme, writer's ideology. जब हम उसको समझते हैं तो देखो, आपको हम बात कर रहे हैं यहां, अब आपकी आ गई पोयम है बच्चों। पोइट में इतना सा आपके पास इंफॉर्मेशन पर्याप्त होगी जिससे उसको आइडिया समझ जाओगे आप। अब आप बात कर लो पोयम की। तो पोयम जो है ये हमारी है ना, पोयम क्या नाम है, द ट्रीज। ओके, कंपोज्ड, ये तो आपको समझ में आ गया। आप जनरली एक वर्ड यूज करते हैं, रिटन, यही करते हो, लिखा जा सकता है, लेकिन पोइट्री में स्पेशली आपका कंपोज वर्ड यूज होता है? तो आप कंपोज यूज करें, आंसर लिखने में भी इसका ध्यान रखें। वेदे आपका ये एक्सेप्टेड है, चल जाएगा, लेकिन जब हमको मालूम है तो कंपोज वर्ड यूज करें। ओके, एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1975, और सबसे पहले जब इसका पब्लिकेशन हुआ, इसका प्रकाशन हुआ बच्चों, तो ये कब हुई, 1975 में ये आपकी पब्लिश हुई पोयम। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन हर पोइट्री बिकेम स्ट्रांगली पॉलिटिकल एंड फेमिनिस्ट इन फोकस। दो बातें, इस समय लिखी गई ये पोयम 1975 में, जब ये कवियत्री, इसकी कविताएं मैच्योर्ड हो गई, और मैच्योर्ड इसकी जो थीम्स थी वो कौन सी थी, पॉलिटिकल, एक तो राजनीतिक, और दूसरा आपका फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यू नो मीन्स महिला से रिलेटेड, महिला रिलेटेड से मतलब है महिला की अधिकार, उससे रिलेटेड इसकी कविता में बहुत फोकस हो गया। इसने दो आपके जो है साइड्स ऑफ लाइफ पे बड़ा डील किया। एक तो आपका लाइफ जैसे सोसाइटी है, उसकी दो साइड इसने डील की। एक कौन सा, एक पेट्रियार्की, पेट्रियार्की, और एक यानी मैट्रियार्की। मीन्स कहने का मतलब पुरुष प्रधान समाज, और आपका स्त्री मीन्स पितृत्व समाज और मातृत्व समाज। तो पितृत्व समाज में क्या, कवियत्री ने और बहुत सारे राइटर्स ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह से पुरुष प्रधान समाज में महिला का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक्सप्लॉइटेशन होता है। आप जब 12th क्लास में जाएंगे, वहां यदि यही सिलेबस चलता रहा तो वहां पर आंट जेनिफर्स टाइगर्स आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें भी उसने उसके अंदर की जो दबी भावना है उसको एम्ब्रॉयडिंग से बताने का प्रयास किया है बच्चों। तो बात करो, देखो, ओरिजिनली ये पोयम ओरिजिनली अपीयर्ड इन द कलेक्शन द विल टू चेंज 1968 to 1970। अब
ओरिजिनली इस पोएम के लिए कहा जाता है क्या? यहां तो आप देखोगे कि 1975 में तो पब्लिश हुई, लेकिन लिखा कब गया? तो ये आपकी ओरिजिनल रूप में, अब डॉक्यूमेंट में वेरिएशन आ जाता बहुत सी बार। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास जो है उनके बिहाफ पे कहा गया कि सही तरीके से तो ये कहा गया है द विल टू चेंज नामक इसका कलेक्शन था, उसमें ये सर्टेन नहीं है, ये निश्चित नहीं है बिल्कुल भी कि एग्जैक्ट इस समय ये पब्लिश हुई, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन हमें बोलती है कि 1968 से 1970 में इसका प्रकाशन हुआ, ये आई। ओके, चलिए अब बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की। बात करो भाई, आपने बार बार हम आपको ध्यान दिला रहे कि पोइट्री को पढ़ने के दो एस्पेक्ट है। ओके, जानते हो ना आप, पोएम को, पोइट्री को पढ़ने के दो एस्पेक्ट बच्चों। ओके, क्या क्या? आपका थीमेटिक है ना, और एक आपका स्ट्रक्चरल, ये दो एस्पेक्ट हैं। इन दोनों एस्पेक्ट पे पोइट्री को क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है ना। तो हम यहां बात करेंगे कि पोएम की स्ट्रक्चरल बात करो। ये देखो स्ट्रक्चरल हम बात कर रहे हैं पोइट्री को। तो जब पोएम को आप देखते हो तो इस पोएम में द पोएम हैज 4 स्टेंजास, यानी ऐसा तो कर लोगे ना आप, जब कभी भी पोइट्री को पढ़ो आप तो उसके स्टेंजास को देखेंगे, गिनेंगे। इस पोएम में देखोगे 4 स्टेंजास। एंड यू नो स्टेंजास, स्टेंजास क्या होगा? ग्रुप ऑफ लाइन्स, सर्टेन लाइन्स विद द सर्टेन आइडिया, सर्टेन थीम, सर्टेन वो व्यू पॉइंट, वो स्टेंजा कहलाएगा। तो इसमें कितने 4 स्टेंजास है। अब लाइन गिनो आप उनकी सारी, तो लाइन प्रत्येक स्टेंजा की गिनोगे तो उसमें कितने लाइन है बच्चों? 32 लाइन्स। देयर इज नो रेगुलर राइम। अब आप जानते हो ना राइम, okay, repeatedly through my such videos I trying to explain, trying to clear कि राइम क्या होती है और राइम स्कीम क्या होती है और राइम को कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन करें दोबारा? चलो एक बार दोबारा देख लो। ओके, सपोज बच्चों ये स्टेंजा है आपका, ये स्टेंजा रफली बात करें, इस स्टेंजा में क्या होगा बच्चों? ये लास्ट वर्ड है इसका। ओके, ये लास्ट वर्ड है। ओके, तो कभी भी राइम निकालते हैं तो क्या करते हैं? स्टेंजा की जो लाइंस होती है, उस लाइन का जो एंड वर्ड होता है, लास्ट वर्ड होता है, उसकी साउंड को सिंबॉलिक हम नाम देते हैं, और उसका जो सिस्टम है वो तो राइम स्कीम बन जाएगा और उसकी साउंड राइम बन जाएगी। ओके, सपोज अच्छी तरह से समझ ही लीजिए, आपका यहां लास्ट वर्ड है बच्चों राउंड। ओके, और यहां पर आपका वर्ड है लास्ट काउंट, और यहां वर्ड है फाउंड, लास्ट वर्ड। ओके, और यहां आपका वर्ड है साउट। ये वर्ड्स है। अब आप देखो यहां पर इसको ढूंढने के लिए क्या होगा? इस लास्ट यानी वर्ड का अल्फाबेट इसने क्या दिया? आपका डी का साउंड दिया। ओके, डी साउंड दिया ना, ड। ओके, साउंड, इसको क्या करो आप? ए नाम दे दो, ए राइम दे दो। यहां देखो ट, ट साउंड दिया, ट है ना, टी, इसको क्या करेंगे? बढ़ते बी दे दो बच्चों। यहां देखो आपको वापस आपका क्या आ गया? ड। ओके, ये वापस आपका क्या हो गया? ए, और ये वापस आपका देखिएगा ट, ये ट, टी, इसको क्या दे दिया? बी। अब यदि आपसे कहा जाता है ये स्टेंजा, मान लीजिएगा ये कहा जाता है इस स्टेंजा में कितनी राइम है, तो बताओ कितनी राइम है? कितनी? 4?
नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कितनी राइम है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बना आपका हाउ मेनी राइम, हाउ मेनी राइम्स। ओके, एक क्वेश्चन तो ये बना बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन बना राइम स्कीम। अब तो समझ आ रहा है, राइम स्कीम। ओके, तो आंसर देखो, इसमें आपकी राइम कितनी, हाउ मेनी, दो है। कौन है आपका, एक तो ए है और एक बी है। ओके, राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम में आपका ए बी है बच्चों। अब मैं समझता हूं क्लियर है। ओके, तो यहां देखो, राइम स्कीम एंड नो फिक्स्ड मेट्रिकल पैटर्न, ये बात समझ लीजिए। इस पोयम में, जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं द ट्रीज, ओके, इसमें राइम स्कीम फिक्स नहीं है, और इसमें आपका मीटर मेट्रिकल पैटर्न भी फिक्स नहीं है। और ये जानना बहुत जरूरी है, मेट्रिकल पैटर्न क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। याद है ना आपको, मेट्रिकल पैटर्न से, मीटर से क्या होता है, और कैसे पहचाने, मोटे तरीके से कैसे पहचाने। चलिए मैं मोटा आइडिया बताता हूं आपको। स्टेंजा की जो लाइंस है, यदि लाइंस की लेंथ आपको छोटी बड़ी लगती है, तो आप समझ जाओ कि इसमें इरेगुलर मीटर का प्रयोग हुआ है ना। मीटर किस में बेस्ड होता है, मीटर कैसे निकालेंगे, मीटर निकलेगा आपका सिलेबल से। चलो ये हम अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे देखो, सिंबल्स। और बच्चों ये समझोगे तो पोएम समझ आएगी, समझोगे ये तो समझ आएगा। इस पोयम में सॉरी, इस पोयम में एक तो वर्ड यूज होगा भाई, ट्रीज। ओके, और ट्रीज के साथ लिखा हुआ होगा इनसाइड द हाउस। ओके, ये आपके वर्ड आएगा। तो इनसाइड द हाउस जो ट्रीज है, ये हम ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये सिंबल है। क्या है, सिंबॉलिक यूज किया, और सिंबॉलिक का मतलब ये हुआ कन्फाइनमेंट होगा इसका मतलब। ओके, कन्फाइनमेंट से क्या होगा, कन्फाइनमेंट का मतलब ये होगा, जैसे हम बहुत हिंदी में वर्ड यूज करें बंदी। ओके, कन्फाइनमेंट का मतलब होगा वहां जैसे कि वो गुलाम है। देखो एक वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, बंदी, परतंत्र। ओके, और वहां वो कैसा बुरा महसूस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। मीन्स वो क्या होना चाहते हैं, उनके अंदर उग्रे वांट टू बी फ्री। ओके, तो ये आपका सिंबल है। फिर आपके पास एक वर्ड आया हाउस। हाउस तो जानते हो ना आप, लेकिन हाउस कैसे होता है, हाउस जो होता है वो बाउंड्री होता है। जैसे ये हाउस है भैया, ये किसी का हाउस है ना, तो क्या हो गया, ये बाउंड्रीड हो गया ना, ये बाउंड्रीड। ओके, तो सिंबॉलिक तरीके से देखेंगे तो बाउंड्रीज क्या, लिमिटेशंस। ओके, बाउंडेशंस, जैसे किसी चीज को बाउंड करके रखो कि यहां से आगे नहीं जाओगे, तो ऐसे, यानी हाउस रिप्रेजेंट अ प्लेस वेयर नेचुरल फ्रीडम हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। ओके, यहां हाउस जो टर्म आया, वर्ड पोएम में यूज हुआ, उसका मतलब है घर। घर का मतलब है कोई भी व्यक्ति वस्तु को उसमें बंदी बनाकर रखना, इसका प्रतीक है। ओके, फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट, जानते हो आप, फॉरेस्ट तो जानते हो भाई, गार्डन में फॉरेस्ट में क्या अंतर है, कमेंट में बताना आप। अच्छा मैं बताऊं, नो नो नो, कमेंट में बताना, तब हमें पता लगेगा कि रियली यू हैव योर ओन, ओके, थॉट, योर अंडरस्टैंडिंग। यहां देखो, आज सुना तो है वर्ड आपने ऐसा, हाँ बिल्कुल, फॉरेस्ट और गार्डन।
फॉरेस्ट है यहां पर फ्रीडम का, नेचुरल एक्सिस्टेंस का सिंबल है। यहां देखो, आल्सो कैन बी oppressed people, nature, imprisoned by human beings। और भैया इसमें और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन दो तरह की चीज है। एक हम कहें प्रोमिनेंट सिंबल्स, वी आर डिस्कसिंग जस्ट प्रोमिनेंट सिंबल्स, देयर आर मेनी सिंबल्स। मैं तो ये कहूंगा ये पोयम जो है आपकी टोटली सिंबॉलिकल है। इस पोएम में एवरी वर्ड, एवरी लाइन रन इन अ सिंबॉलिक स्ट्रीम। तो उसको बारीकी से समझेंगे आप। चलो भाई, अब थीम ले लो आप। थीम तो समझ ही ली ना आपने, थीम समझ गए आप अब कि थीम का मतलब है कि जो पोएम है उस पोएम का सेंटर आइडिया क्या है। अब जैसे इस पोएम के सेंटर आइडिया की बात करते हैं बच्चों, पीपल हैव डिप्राइव्ड ट्रीज, लोगों ने पेड़ों को काट दिया है। किसके लिए काट दिया? फॉर द पर्पज ऑफ इंटीरियर एंड क्या परमानेंटली कंफर्ट्स। इसके लिए लग रहा होगा ना, घर में आपके सोफा बना हुआ है, खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, आपकी चेयर बनी है, आपका स्टूल बना है, सो मैनी आर्टिकल्स है ना, आपकी अलमीरा बनी हुई है, आपके वॉलड्रॉप बने हुए हैं। ये काहे के बने भाई? लकड़ी के। कहां से आई है? पेड़ों से। कैसे आई है? हमने पेड़ काट दिए। किसके लिए? हमारे आराम के लिए। अब जब आप पेड़ काट दिए आपने तो क्या हुआ होगा? आइडिया लगाओ। जंगल खाली हो गए हैं। अब आइडिया एक और लगाओ, जंगल खाली होंगे तो क्या होगा? हमें बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मानव जीवन पेड़ों पर निर्भर है, स्पेशली क्या ऑक्सीजन, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द ट्रीज, फॉरेस्ट। हमने क्या कर दिया? इसमें ये थीम है, ट्रीज कांट रिमेन इनसाइड द हाउस, दे नेचुरली सीक फ्रीडम। और हमने क्या कर दिया, याद है ना आपको? बड़ी आयरोनिकल आपकी थीम चलेगी। हम क्या करते हैं, एक बनावटी दिखावा करने के लिए एक हम जो है उसमें गमले में लगा के, घर में 2-4 पौधे लगा के बड़े नेचर प्रेमी, प्रकृति प्रेमी दिखाएंगे, है ना? आप बताओ रह सकते हैं क्या हो घर में? पेड़ प्लांट पौधे घर में नहीं रह सकते। फिर उनको क्या चाहिए? उनको आजादी चाहिए। एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, बिल्कुल ये पोयम केवल मात्र डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीज नहीं है, पोयम सिंबॉलिक है। इसलिए इस पोयम में इनडायरेक्ट में महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय और इंडिविजुअल स्लेवरी, व्यक्ति की व्यक्ति पर गुलामी, इनजस्टिस, अन्याय, इन बातों को कवियत्री रखना चाहती है। ओके, ये बहुत बारीक है, तो दो तरह से लेके चलना पड़ेगा आपको। इधर आप टेक्सुअल वर्ड मीनिंग लेंगे तो इधर आप सिंबॉलिक मीनिंग लेंगे, देन इट विल बी क्लियर्ड। तब क्लियर होगी भाई। पोयम छोटी लगती है लेकिन पोयम में बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा नीटिंग है। चलिए मैसेज देख लो आप, ये पोयम मैसेज क्या देती है ना? कोई भी हम लेसन पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, पोयम पढ़ते हैं, तो कोई तो मैसेज है ना इसका, कोई तो पर्पस है। ये पोयम आपके इसमें जैसे 10th क्लास के सिलेबस में क्यों दी भाई? आपको मैसेज देने के लिए। और आप क्या करेंगे फिर? बड़े होंगे, नागरिक बनेंगे, है ना, पार्ट ऑफ सोसाइटी बनेंगे। ओके, तो आप अपनी ड्यूटी जानेंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे। किसके लिए? नॉट टू डिप्राइव ट्रीज, ओके, फॉर अवर ओन कंफर्ट्स। इससे क्या होगा? इनवाइटिंग डेंजर फॉर द वर्ल्ड। ओके, सो
यहां देखो मैसेज क्या है। पोइट ओपाइंस, कवि का कहना है बच्चों, दैट वी ह्यूमन बीइंग, हम सब है इसमें, वी आ गया ना, इसमें सब है। अच्छा कौन कौन है यो? अच्छा आप भी हो और मैं भी हूं और सब है भाई। क्या? वी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव, हैव डिस्ट्रॉयड द नेचर फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। आगे बात समझ में? हम मानव ने क्या करा बच्चों कि हमने प्रकृति को हमारे फायदों के लिए नुकसान पहुंचाया है ना। एंड लेट अस रिटर्न टू नेचर, इट सर्वाइव्स अस। और बच्चों आओ हम प्रकृति की ओर लौटे, आओ हम प्रकृति की ओर लौटे। तो इसका मतलब है, अब आप बात को समझो, नेचर सिंबॉलिक वर्ड है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ह्यूमन बीइंग और कोई भी यानी इस दुनिया के अंदर लिविंग बीइंग है, उसका नेचुरल जो उसका राइट है वो उसको मिले। आप फिर ध्यान रहे यहां रिटर्न टू नेचर, टूवर्ड्स नेचर का क्या मतलब है? आओ प्रकृति की ओर लौटते हैं। आपने एक फिलोसॉफिक सेंटेंस तो सुना होगा, जियो और जीने दो, है? तो यही फिलोसफी है यहां पर। अरे भाई हमने समाज में ऐसे वैल्यूज बना लिए जिसमें हम स्त्री पर बहुत सारी चीजें थोपते हैं, उसको हम आजाद नहीं रखते, उसको घर में कैद कर देते और वो क्या है, बाहर जाना चाहती है। जैसे ये पेड़, ये पौधे क्या करना चाहते हैं? जंगल में जाना चाहते हैं। जंगल क्या है? इनका नेचुरल हैबिटेंट है, इनहैबिटेंट। ओके, सो दे वांट देयर इनहैबिटेंट प्लेस, है ना। तो हर यहां पर इनडायरेक्ट में बात की गई है भाई। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर, है ना, समझ में आ रहा है ना। आई होप एवरीथिंग क्लियर। ओके, अब देखो बच्चों, अजय एक बात बताओ, एवरीथिंग क्लियर? तो फिर माय डियर से एक बात बताओ यार, क्या एक काम तो किया करो, इफ यू आर वेरी न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और आपके कमेंट से एक बात क्लियर होगी, आपको किस तरह का चाहिए ये भी हम अच्छा आपके लिए और लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं। चलो, फिगर्स देखो, इसमें लिटरेरी फिगर जानना भी जरूरी है, मीनिंग तब क्लियर होगा। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लेवल से हमने कहा पर्सोनिफिकेशन मिलेगा, मेटाफर, इमेजरी, विजुअल इमेजरी मिलेगी, एंजाममेंट, एलिट्रेशन और सिंबल्स। ओके, सॉरी भरी पड़ी है सिंबल से ये पोएम। इन लिटरेरी टर्म को हम हल्का सा आपको इशारा करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके भाई, अब देखो आप, यहां हम बात कर रहे हैं इस पोयम में भैया, इस पोयम में कैरेक्टर्स कौन है, ये बात करेंगे आप कि भाई कैरेक्टर कौन है इस पोयम में। तो आप देखेंगे इसमें नेचर, प्रकृति, इट सेल्फ बिकम्स द प्रोटेगोनिस्ट। प्रकृति ही इसमें क्या है? नेचर है। नेचर, सॉरी, नेचर ही इसमें क्या है? पात्र है, जो वो खुद अपनी बात बता रही है ना। कवियत्री ने इस तरह का कविता का ताना बाना बुना कि ऐसा लग रहा है जैसे तो हमारी जो प्रकृति वो खुद बोल रही है, वो कह रही है। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? देखो, मेरे से इस पोएम का द ट्रीज का टाइटल पूछा जाए, एक मिनट के लिए आप सोचो क्या कहा जा सकता है द ट्रीज के अलावा। और भाई मैं तो ये कहूंगा, मालूम है आपको, इसका टाइटल धरती की पुकार। क्या कहेंगे? धरती की पुकार कहा जा सकता है, राइट। चलो पोयम पढ़ेंगे भाई हम। ये लो द ट्रीज, पहला स्टेंजा देखो आप, और आपको बात समझ में आ गया। ये पोयम क्या है रे बच्चों? ये फ्री वर्स है, फ्री वर्स। और फ्री वर्स का क्या मतलब है? उसमें रेगुलर स्टेंजा नहीं होंगे। रेगुलर स्ट्रेंजर नहीं होंगे से मतलब इरेगुलर स्ट्रेंजर होंगे।
और इरेगुलर स्ट्रेंजा का मतलब है स्ट्रेंजा में कम ज्यादा लाइंस होगी, एक जैसी लाइंस नहीं रहेगी। इरेगुलर मीटर होगा। इरेगुलर मीटर का क्या मतलब है भैया? किसी लाइन में अलग मीटर होगा, किसी में अलग होगा। जैसे आप जानते हैं ना, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, ट्राईमीटर, इस तरह से होगा। ओके, चलो देख लो, ये देख लो ना आप, यहां पर इस लाइन पर नजर डालो राजा। यहां देखो आप, बड़ी सी है, इसको देखो बारीकी से, इससे थोड़ी छोटी लग रही है, और फिर ये तो उससे बहुत छोटी है, और ये तो उससे बिल्कुल ही छोटी है। लग रहा है ना कम ज्यादा? यही इरेगुलर स्ट्रेंजा कहलाता है। आपको किसी स्ट्रेंजा में, इस स्ट्रेंजा में कितनी लाइन है गिन ली आपने? गिनो ना आप यार, कुछ तो करते नहीं है, बस सुन भी तो रहे हो ना आप। देखो यहाँ ध्यान से, आपकी इस स्ट्रेंजा में 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अगले स्ट्रेंजा में ध्यान रखना कितनी है, तो इरेगुलर स्ट्रेंजा हो गया। अब देखो आप, बात कर लेते हैं, पोइट हमारी कवियत्री कहती है। पोइट कहाँ की है? अमेरिकन। किसके लिए जानी जाती है? फेमिनिस्ट। ओके, थॉट के लिए, आइडियाज के लिए। ये पोइम कैसी है? सिंबॉलिक है। क्या कहा? द ट्रीज इनसाइड, पेड़ अंदर। अंदर कहाँ? पेड़ इनसाइड मीन्स हाउस, घर में। क्या कर रहे हैं? आर मूविंग, आर मूविंग, क्या चल रहे हैं, जा रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट। एक तो यहाँ, एक तो फॉरेस्ट हो गया, और यहाँ इनसाइड का क्या मतलब हुआ? हाउस। ओके, देखो कितनी। अब बताओ ने, ये आइडिया, पहली लाइन का आइडिया ही हमारे लिए ऐसा है, सोचने वाला क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है कि भाई पेड़ चलते हैं क्या? बताओ आप, पेड़ चलते हैं? कवियत्री का सिंबॉलिक मीनिंग है, यहां जब पेड़ों को हमने लिया कि पेड़ जो है उनका इनहैबिटेंट जो है, उनका जो नेचुरल प्लेस है वो फॉरेस्ट है, उनको बंदी कहां बना दिया? घरों में। और वो मूविंग जा रहे हैं से मतलब है, उनको जब जंगल से लाकर वहां बंदी बना दिया तो जंगल खाली हो गए, तो वो क्या है? वहां जाना चाह रहे हैं। मीन्स इसको यदि हम स्त्री से, महिला से जोड़ते हैं, तो यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है कि महिलाओं के साथ इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन जो है वो अपना नेचुरल प्लेसमेंट चाहती है, उनका स्थान चाहती है। राइट, कंफ्यूज नहीं होना, दो तरह से चल रहा है यार। ओके, ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड एंड द सिंबॉलिक मीनिंग। ओके, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, ये क्लियर हो गया। जंगल जो खाली था, ऑल दीज डेज वेर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी ईट्स फीट इन शेड और शेडो। तीन बातें बताई गई। जंगल खाली हो गए, उसके एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है? जंगल खाली हो गए तो एज ए रिजल्ट एक तो ये हो गया बच्चों कि वेर नो बर्ड कुड सिट, जहां कोई पक्षी बैठ नहीं सकता। नंबर 1, आपके टेक्स्ट के पीछे क्वेश्चंस हैं, उसमें ये बात आएगी कि क्या तीन बातें बताइए पोइट ने जो पेड़ों के नहीं होने से नहीं हो सकती। एक तो जंगल में बर्ड्स, पक्षी वहां बैठ नहीं सकते। दूसरा, नो इंसेक्ट, जानते ना आप, छोटे मोटे कीट जो जंगल में पेड़ पौधों में अपना स्थान बनाते हैं। और दूसरा देखो, नो सन बरी, यहां बरी का मतलब तो क्या होता है? वैसे वर्ड मीनिंग लोगे तो दफन करना है ना, लेकिन यहां बरी से मतलब है, देखो, इट्स फीट इन शेडो। ये सब पर्सोनिफिकेशन में है भाई, प्रकृति के साथ पोइट इस तरह से बात कर रहा है जैसे तो ये ह्यूमन क्वालिटी जो, आप बताओ, नेचर जो है, सन जो है, सन पैदल चल के आता है क्या? यहाँ देखो फीट, अपने नहीं गड़ा सकता। यहाँ बरी से मतलब है गड़ाना, रखना। तो यहाँ क्या है राजा? या पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, यहां पर सन को पर्सोनिफाइड कर दिया।
यहां देखो ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, पेड़ क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। इसमें भी क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन है। यहां आप और भी देखेंगे तो और बहुत सारे आपके पास जो है इस तरह के लिटरेरी फिगर्स निकल के आएंगे, उस पर ध्यान रखना आपको। हम बेसिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ नजर डालो भाई आप, यहाँ क्या है कोमा, यहाँ है क्या, नहीं है, 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 तो यहाँ है क्या, नहीं है। और भाई जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देखो इसमें पहली लाइन में तो कोमा है, इसका मतलब अब मेन लाइन मेन थीम तो ये है, और जो ही आइडिया चला यहाँ लास्ट स्टॉप है। ओके, पोइम में स्टेंजा की लाइन में यदि कोई पंक्चुएशन यूज न हो, वो लाइन दूसरी में शिफ्ट हो जाए अगली में, ओके, विद इट्स मीनिंग, दैट मीन्स एनजाममेंट, एन जाम और जाममेंट। ओके, ये आपको ध्यान रखना बच्चों, एंजाममेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया, 3 बातें बता दी। चलो इजी रखते हैं आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ओके, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, देखो फॉरेस्ट कैसा बता दिया भाई, ये तो एम्प्टी हो गया ना, क्या हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, हमारे घरों की साज सज्जा के लिए, इसमें सारी बातें आ गई। ओके, फॉर इंटीरियर डेकोरेशन वी आर डिप्राइविंग द फॉरेस्ट ट्रीज, और उसकी वजह से क्या हुआ, सारा जंगल यानी खाली, दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब ये तो बात है, दीज नाइट्स, अब जब जंगल में जो नेचुरल चीजें होनी चाहिए नहीं होगी तो क्या है, वहां पर तो नाइट हुई। लेकिन यहां क्या है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय टुमारो, कवियत्री क्या करती है, यहां क्या है, होप। यदि कोई कल की बात करे तो उसका क्या हुआ, ऑप्टिमिस्टिक, होप। कवियत्री उम्मीद रखती है, यद्यपि कवियत्री यहां बात कर रही है नाइट्स का, अंधेरा, ये रातें, कौन सी ये रातें, इनके बिना ये कल क्या हो जाएंगे, जंगल फुल हो जाएंगे। कवियत्री उम्मीद रखती है, और कवियत्री ये उम्मीद इसलिए रखती है थ्रू हिज हर पोइट्री, अपनी काव्य के माध्यम से वो क्या कर रही, अवेयरनेस। सी इज स्ट्रगलिंग फॉर द राइट्स एंड फॉर द प्लेस ऑफ द वीमेन, सी इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, सी इज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। इसलिए वो उम्मीद करती है कल यानी क्या होगा, ये सुबह मॉर्निंग आया ना बच्चों, ये भर जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये स्टेंजा क्लियर है। ओके, चलो भाई, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, और भैया आप देखो सारी रात, ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, सारी रात जड़ों ने काम किया, वो तो है ना, जड़ों ने काम किया। ये देखो लिखा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor। सारी रात वेरांडा, वेरांडा तो जानते हो, आपका जो मेन पार्ट ऑफ द हाउस होता है उसके आगे जो शेड एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड वेरांडा है, उसमें सारी रात, डिसएंगेज का मतलब है मीन्स सेपरेट, सेपरेट करने में, अपनी जड़ें हटाने में, देखो सारी रात जड़ों ने क्या किया, काम किया। अब बताओ जड़ें क्या ऐसा काम करेगी क्या, ये क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। थ्रू आउट प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर इन दिस पोयम, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इस कविता में जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट लिटरेरी फिगर यूज हुआ वो कौन है, पर्सोनिफिकेशन। या पर्सोनिफाइड करके कह रहा है, क्या किया उन्होंने, कि अपनी जड़ों से उखड़ने का प्रयास किया, themselves from the cracks in the veranda floor, disengage, night the roots work, I think
क्लियर। अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा भाई, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये क्या दिख रहा है, एंजाममेंट। ओके चलिए, द लीव्स स्ट्रेन, और पत्तियां, ओके क्या होगी, लीव्स स्ट्रेन यानी आपकी झुक गई टूवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्वीग द स्टीप विद एक्सर्शन। आप बारीकी से समझो भाई, जैसे ग्लास, ग्लास तो क्या हो गया, लग्जरियस जो मॉडर्न जो स्टाइल है, उसमें क्या है, घरों में जैसे ग्लासेस लगे हैं, और ग्लास के पास जैसे विंडोज के पास, ओके, ओपन एरिया में क्या रखे हुए हैं, प्लांट्स। ओके वो क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर झुके हुए हैं। ये सिंबॉलिक है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, यहां से फ्री होना चाहते हैं। देखो ना आप यहाँ पर, द लीव्स स्टैंड झुकी हुई है टूवर्ड द ग्लास, अ स्मॉल ट्विग, छोटी छोटी जो टहनी, स्टीप विद एक्सर्शन, छोटी सी यानी जो टहनी है वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन मींस अत्यधिक प्रयास करने की वजह से वो क्या हो गई। देखो यहाँ आया स्टीप, है ना, बार बार, अरे भाई स्ट्रगल ऑफ वीमेन बताया जा रहा है, ओके, बर्डन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बताया जा रहा है। इन समूहों ने, इन वर्गों ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया, और वो क्या है, संघर्ष करते करते अत्यधिक संघर्ष की वजह से एक्सर्शन हो गया, एक्सर्टेड हो गए, वो थके हुए। क्योंकि यहां देखो आप, लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ। ओके, सफलिंग से मतलब एक दूसरे में मिलना, लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, यू नो बाउज ब्रांचेस, ओके, क्या कर रही है, सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज्ड। बहुत बढ़िया, यहां क्या किया है, ये यूज किया है, एक लिटरेरी फिगर है सिमिली, सिमिली, और सिमिली का क्या होता है, कंपैरिजन, और कंपैरिजन में क्या होता है, तो क्लियर द आइडिया, आइडिया को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए, है ना। किस तरह से ये बहुत सफलिंग से मतलब है मिल रही है, क्या, अंडर द रूप, छत के नीचे, लाइक इस बात से क्लियर, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज्ड। जैसे मान लीजिएगा क्या, कोई बीमार व्यक्ति है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है भैया वो, है ना, और बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहे मान लो। अब आप बताओ वहां के सारे, वहां का जो है वो एटमॉस्फेयर है, उससे क्या स्थिति हुई, और उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसको मुक्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो कैसी खुशी होगी उसको। किसी को जेल में बंद कर रखा भाई, और उसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पेशेंट, देखो पेशेंट वर्ड किया यूज। मैं आपको बच्चों के 10th स्टैंडर्ड से इस पोएम को जल्दी में इजी वे में ले रहा हूं, अदरवाइज ये पोएम इतनी गहरी है, क्या, ये फॉर द पर्पज ऑफ द रिवॉल्यूशन है, एज द स्लोगन ऑफ द बाइबल, बाइबल का जो स्लोगन है क्या, कि हम सब एक है, एंड वी शुड हैव अ स्ट्रगल फॉर फ्रेटर्निटी, सबके विकास के लिए समाज में समरसता होनी चाहिए, नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बिना पर समाज में क्या हो रहा है, हमने सेक्शंस डेवलप कर दिए। देखो आप कितना गहरा मीनिंग है, यहाँ तो आप समझ लो ऐसे जा रही है जैसे पेशेंट मुक्त हो गया हो उसकी तरह, और यहाँ हाफ डेज्ड, है ना, आधा भौचक्का। वर्ड कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे तो ह्यूमरसली पोएट ने बात की है, जैसे एक आपको देखा है ना भाई, स्टैंडर्ड आपका है उस हिसाब से, बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से, आधा भौचक्का, अचानक आजाद कर दिया जाए किसी को तो भौचक्का होगा ना, है। जैसे देखो आप भी तो ऐसा समझते हो ना, क्लासरूम में, स्कूल में, अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे बंदी बना रहे भाई, कब छुट्टी होगी, लगता है बच्चों को तो, है ना।
और फिर अचानक आप गए और जाते ही कह दिया जाए जाओ छुट्टी है, तो भौचक्के हो जाओगे आप, खुशी आएगी आपको, ऐसा। ओके, टू द, देखो बहुत बड़ा, क्लिनिक डूर्स, है ना, मूविंग टू द क्लिनिक डूर्स। अरे भाई इतना भारी अंडरलाइंग वेरी डीप मीनिंग है, जैसे वो पेशेंट कहाँ भाग रहा है, क्लिनिक डूर्स, यानी क्लिनिक की तरफ अपना इलाज के लिए। यहां बंदी व्यक्ति जैसे आजादी मिल गई हो आप, अब तो इतना सा समझो। ओके, चलो भाई, आई सिट इन साइड, आई सिट इन साइड, आई कौन है, पोइट, आई सिट इन साइड, doors open to the veranda, writing long letters। कवयित्री कहती है, मैं इस कवयित्री के इस तरह के विचार हैं और वो क्या कर रही है, लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। किसके, अरे भाई मेरी पोइम्स, मेरी पोइट्री क्या है, फॉर द सेक ऑफ कॉमनवेल्थ, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या, देयर शुड बी इक्वलिटी, there should be no sections, distinctions on the basis of the rich and poor, high and lower, male and female, इस तरह की वो बात कर रही है। ओके, देखो क्या, अब यहां तो आपको लॉन्ग और लेटर्स, देखो वर्ड मिल गया, कौन सा लिटरेरी फिगर है, नहीं मिला। ये देखो यहां पर एलिट्रेशन है भाई, क्या है, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन किस लिए आता है, टू प्रोड्यूस म्यूजिकल इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट के लिए आता है। तो इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। मैं जो लेटर, देखिए यहां क्लियर हो गया, अरे भाई ये पोयम जस्ट नॉट ओनली अबाउट द ट्रीज, क्लियर करा, देखो स्केर्सली मुश्किल से मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। मेरा मतलब पौधों का, पेड़ों का घरों से मूव होकर फॉरेस्ट में जाना ही केवल मात्र नहीं है। क्या कर रही है वो, ये इशारा कर रही है दैट my writing, my poetry, my poems lines, the stanzas of this poem very symbolic and other meaning, other idea, other viewpoint। मैं दूसरे व्यू से बात कर रही हूँ। ओके, क्या बात कर रहे हैं, the night is fresh, the whole moon shines in a sky still open। रात कैसी आज, बड़ी फ्रेश है, शांत है। और क्या हो रहा है, द होल मून, होल मून का क्या मतलब हुआ रे भाई, होल मून भी होता है क्या, होल मून, यस, फुल मून, होल मून से क्या, चांद, साइंस इन स्काई स्टील ओपन। यहां देखो स्काई स्टील, बताओ क्या है, एलिट्रेशन है। चांद, पूरा चांद, पूर्ण चांद खुले आसमान में चमक रहा है ना। द स्मेल ऑफ लीव्स, और पत्तियों की क्या स्मेल, या क्या कहेंगे, खुशबू, है ना। क्या हो रहा है, और आपका लिकन्स, एंड लिकन्स, लिकन्स क्या, पौधों के आसपास नमी रहने से जो उसमें हो जाता है, उसको हम हिंदी में शैवाल बोलते हैं, या उसको काई बोलते हैं, है ना। मोजी, मोजी, आप मोजी बोल सकते हैं आप। ओके, तो स्टील रीचेज लाइक, फिर देखो सिमिली, अ वॉइस इनटू द रूम्स, और उसकी आवाज, यानी कहाँ पहुंच रही, मीन्स कहने का मतलब आजादी के आंदोलन की आवाज। यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो केवल मात्र पेड़ पौधों का वर्णन कर रही है, उनका मूवमेंट बता रही है। अच्छा, इसमें ये जो स्ट्रेंजाज पढ़े आपने, तो इसमें क्या हुआ, इमेजरी, है ना। तो आप बताओ कौन सी इमेजरी यूज हो सकती है, कौन सी इमेजरी कही जा सकती है, आपका इसमें विजुअल,
विजुअल इमेजरी का प्रयोग किया है। और विजुअल इमेजरी क्या है भाई? विजुअल इमेजरी का मतलब है जब पोइट की लाइन से, उसके वर्ड से, उसके डिस्क्रिप्शन से हमारे सामने सारा स्क्रीन सीन आ जाए तो सच आपकी पोइट्री क्या कहलाती है? उसमें कौन सी इमेज होती है? विजुअल इमेज। इसको हम बड़े स्तर से क्या बोलते हैं? पेन पोर्ट्रेट, यानी पेन पोर्ट्रेटिंग। कितना गजब का चित्रण किया है, सारा दृश्य हमारे सामने है। ओके, जब पोइट कहती है ट्रीज मूविंग, ऐसा लग रहा है जैसे तो पौधे पेड़ चलकर जा रहे हैं। ओके, ये इमेजरी का प्रयोग किया हूं। चलो भाई, हम लास्ट स्टेज लेते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। कवियत्री के मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उनकी बात कर रही है। कल क्या होंगे? ये शांत हो जाएंगे। मैं देखिएगा, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। ये कल क्या होंगे? ये विचार साइलेंट हो जाएंगे। आप समझ रहे ना? मीन्स सी इज मिशनरी, सी इज मिशनरी, वो मिशनरी है। और मिशन क्या है इसका? फ्रीडम फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमैनिटी। ओके, वो मानव समाज की भलाई के लिए, एंड स्पेशली अगेंस्ट injustice, exploitation, and overall the especially she is struggling, and she is missionary for the sake of women. और वो बात कर रही है लेसन। देखो लाइन में क्या कहा, आपको समझ आ रहा है? यहां देखो स्टॉप है भाई, फिर यहां दिया स्टॉप लेसन, एक वर्ड में सेंटेंस बन गया आपका लेसन। अरे सुनो, ऐसा मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, एज इन हर माइंड, ओके, आइडियाज विस्परिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू थिंक। कवियत्री की इंटरनल जो अप्रोच है, क्या ऐसा नहीं है? मीन्स वो indirectly, probably, rhetorically, she wants to ask a question to the society. सोसाइटी से क्वेश्चन पूछना चाहती है और उसको अवेयर कर रही है। लिसन, देखो, सुनो। क्या सुनो? द ग्लास इज ब्रेकिंग, फिर सेंटेंस आ गया, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहे, कांच टूट रहे। इसका मतलब बंधन टूट रहे। इसका मतलब यह हुआ कि जो अन्याय है, जो भेदभाव है, ओके, बड़ा सिंबॉलिक किसके माध्यम से? ट्रीज के माध्यम से। चलो आपको हम बहुत शॉर्ट में जल्दी से बात करते हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। और पौधे क्या कर रहे हैं? स्टम्बलिंग, एक दूसरे से टकरा रहे। जब वहां पर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? नाइट की वजह से, अंधेरे की वजह से। और अब इसमें तो एक्सप्लेन अंडरलाइन मीनिंग तो बहुत है, लेकिन आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कहां से कहां मीनिंग कहां जा रहा है। नो नो, समझने का प्रयास करो। अंधेरा यहाँ पर नाइट किसका है? हमारी अज्ञानता और अनअवेयरनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। आज हम यदि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी को, तो किसकी वजह से? वी आर वेरी इग्नोरेंट। इसलिए तो क्या हो रहा है? स्टम्बलिंग। एंड इफ बिब्लिकली आई वुड लाइक टू रेफर हियर, यहाँ प्रोबेबली शी वांट्स टू रेफर द बाइबल्स रेफरेंस एंड द कंफ्यूज्ड आर्मीज, दो कंफ्यूज आर्मी की तरह, दे क्लैशिंग टू ईच अदर, स्टम्बलिंग टू ईच अदर। ओके, एंड क्या रेफरेंस है? हाउ आर्मीज इन टू टेंट्स resting during the night, and a mischievous boy passed through the tents crying, take, help, help. And the soldiers of the both parties
without knowing who upon whom attacked, they started to kill each other. Throughout the night, they killed their own soldiers. And it was morning. In the rays of the sun, they realized, oh, we are killing our own soldiers. Such a stumbling है. यहाँ देखो, forward into night, winds rush to meet them. हवाएं इनसे मिलने को. हवाएं कौन सा? मीन्स कहने का मतलब है आह्वान, नया आंदोलन, मूवमेंट, एक दूसरे को मिलने को क्या कर रही है? रश. रश मीन्स भागना, है ना. किसी घर के दरवाजे खोलोगे तो हवाएं भाग के उस घर को, उस खाली स्थान को ले लेगी. जैसे तो वैसे ही यहां बताया जा रहा है, द मून इज ब्रोकन. मून इज ब्रोकन. चांद मीन्स डिवाइडेड इनटू पीसेस. टूटेगा तो कैसे? लेकिन चांद में क्या हो रहा है? जैसे उसके पीसेस ऐसा दिखता है ना कभी कभी चांद में. That is very geographical and scientific. But here poetically she wants like a mirror. यहाँ क्लियर कर दिया. आप कभी आपने टूटते दर्पण को देखा, कांच को, क्या उसकी तरह its pieces flash now in the crown of the tallest oak. बड़ा आयरनिकली सटल आयरनी है. सुन रहे हो? टॉलेस्ट ओक, क्या मिरर के टुकड़े जैसे चांद टूटा और किसी के ताज का हिस्सा बना उसकी शोभा बढ़ाने के लिए. भाई कवियत्री ने लास्ट में ये कह दिया कि अंडर डिप्राइव्ड, ओके, जिसको हम अंडर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे स्त्री को ले लो, महिला को ले लो, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसी से इस पुरुष प्रधान की शोभा है. जैसे पेड़ों से ही जंगल की शोभा है. हाँ, पेड़ों का मूल यानी जंगल है. इनको बंदी मत बनाओ. दो तरह से समझ रहे ना राजा. बंदी मत बनाओ. सी अपील्स द वर्ड. ओके, let us come forward with open hearts for the sake of each other. There should be no distinction on the basis of gender, rich and poor. Okay, that is the great message. And in this way, poem comes to an end. I hope that it's clear. Okay, and thank you for watching. Meet you in next video, such videos. Thank you.